हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ आदित्य शुक्ला और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको जानकारी होगी, 2023 में आईआईटी कानपुर आपका गेट का पेपर बनाने वाला है। और लास्ट टाइम 2015 में स्टूडेंट्स आईआईटी कानपुर ने पेपर गेट का मतलब बनाया था या एग्ज़ाम ली थी। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है लास्ट 10 ईयर के सॉल्व्ड वीडियो लेक्चर्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब। और स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी बात ये टोटली फ्री है। स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं हम ब्रांच वाइज। मैं 2015 का सोल्यूशन जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब लेकर आया हूँ यहाँ पर। हो सकता हो वो एक पार्ट में हो सकता हो वो दो पार्ट में हो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। तो स्टूडेंट्स, आप इसके मौके का फ़ायदा उठाएं और अपनी प्रिपरेशन को 2015 से शुरू करें। कॉज 2015 का पेपर आईआईटी कानपुर ने निकाला था और 23 में भी आईआईटी कानपुर का ही पेपर आने वाला है। तो स्टूडेंट, चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिविल ब्रांच 2015 का क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ एनी टू कॉलम ऑफ अ मैट ऑफ डिटर्मिनेंट डी इक्वल टू कोई एक 3x3 का मैट्रिक गिवन है आर इंटरचेंज, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, आप नोटिस कीजिए क्या बात हो रही है। इफ एनी टू कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले इन्होंने जो क्वेश्चन में जो गिवन दिया है वो गिवन दिया है मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको यहां पर जस्ट होल्ड फॉर साई वाइल। यहां पर आप लोगों को जो क्वेश्चन जो डिटर्मिनेंट में गिवन है, जो डिटर्मिनेंट में गिवन है या मैट्रिक्स में गिवन है, उसको आपको डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेना है। कैसे, जरा आप ये देखिए। 4 7 8 3 1 5 9 6 एंड 2। तो बच्चों, हमने क्या किया, हमने डिटर्मिनेंट में बदल लिया, मैट्रिक को डिटर्मिनेंट में बदल लिया। एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए मैट्रिक में दिया है। अब इन्होंने क्या कहा है, आर इंटरचेंज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर टू कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूं, लेट से C1 और C2 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, तो 716 दैट इज C2, नाउ इट इज C1, एंड 439 ये C1 था जिसको हमने C2 बना दिया। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम कॉलम में मतलब डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम चेंज कर लेते हैं, तो जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू सेम आएगा, बट जो वैल्यू आने वाला है उसका साइन चेंज हो जाएगा। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देखिए ऑप्शन क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू रिमेन अनचेंज। जो भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो अनचेंज होगी, बट इसका साइन जो होगा वो चेंज होगा। देयरफॉर आवर आंसर इज ऑप्शन ए। स्टूडेंट्स, आप देखिए आईआईटी कानपुर है, बट वो एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां आप देखिए, ये भी 2015 सिविल ब्रांच का क्वेश्चन है। और अगर हम देखें तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है लेट ए इक्वल टू ए आई जे, एक मैट्रिक है, जबकि कुछ कंडीशन गिवन है कि आई जो है, आई वो या तो 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है। देखिए यहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और और जो j का वैल्यू है वो n के इक्वल है या n से छोटा है, मतलब कोई फाइनाइट मैट्रिक है, देना ही पड़ेगा। जबकि n का वैल्यू वेयर जबकि n का जो वैल्यू है या तो वो 3 से बड़ा है बच्चों या बराबर है। एंड ऑल्सो गिवन a, एक और स्टेप गिवन है जो यहां कुछ इस तरह से है, a i j इक्वल टू आई डॉट जे है। अब स्टूडेंट्स, और निकालना क्या है, देन द रैंक ऑफ ए इज, मतलब हमें ए का रैंक निकालना है। तो आप जो क्वेश्चन में दिया है वो हम करते चले जाते हैं। चलिए ए मैट्रिक को हम बनाते हैं। आप सभी को पता है यहां कि आई और जे में आई इज द नोटिफिकेशन फॉर रो एंड जे इज फॉर कॉलम। तो क्या स्टैंडर्ड में हम ये लिख सकते हैं A11
A12 and A13. Similarly, A21, A22 and A33. Sorry, A23, A31, A32 and A33. अब आप देखिए गिवन क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। बच्चों आप बताइए, मैंने 3x3 का मैट्रिक्स क्यों लिया? क्योंकि आई जे में जो जे का वैल्यू है वो एन के इक्वल है या उससे छोटा है, और जो एन है वो 3 या 3 से बड़ा है, तो आपको मिनिमम मतलब एन का वैल्यू 3 तो लेना ही होगा। कंफर्ट जोन है 3 के लिए बड़ा है, आसानी से हम ऑपरेशन और डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। एक लास्ट ऑप्शन और देखिए, ए आई जे का वैल्यू आई डॉट जे गिवन है। दैट मीन्स अगर मुझे A11 का वैल्यू निकालना है तो 1 इज आई, जे इज 1, और 1.1 कितना होता है बच्चों? 1। सिमिलरली A12 में आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 2 है, तो 1.2 बच्चों कितना हो गया? 2। A13 है तो 1.3 कितना हो गया? 3। सिमिलरली 21 दैट इज 2.1 दैट इज 2, 22 दैट इज 2.2 दैट इज 4, 23 दैट इज 6, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों। A31 मतलब 3.1 दैट इज 3, एंड A32 दैट मीन्स 3.2 दैट इज 6, एंड A33 दैट इज 9। बच्चों ये हो गया हमारा मैट्रिक। अब स्टूडेंट हमें क्या चाहिए? स्टूडेंट्स हमें चाहिए ए का रैंक। तो क्या आपको लगता है कि अगर मैं R2 को डिवाइड बाय 2 कर दूं और R3 वाला जो रो है उसको डिवाइड बाय में 3 कर दूं? अब देखिए, ध्यान से देखिए, कोई स्टैंडर्ड रो ऑपरेशन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। ये देखिए, ये हो गया 1 2 3, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया बच्चों 1 2 3, और यहाँ 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया 1 2 3। तो देयरफॉर क्या हम बोल सकते हैं ऑल रोज आर सेम या आइडेंटिकल? और बच्चों अगर सारी रो सेम है या आइडेंटिकल है तो आप यहाँ ऑपरेशन से भी कर सकते हैं। जैसे आप ऑपरेशन लगा सकते हैं R2 के लिए R2 माइनस R1, और R3 के लिए ऑपरेशन लगा सकते हैं R3 माइनस R1। नोटिस कीजिएगा मैंने R1 से ही ऑपरेशन लगाया है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे। ये हो गया 1 2 3। अब आप बताइए R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0। तो अब आप बताइए यहाँ पे नॉन जीरो रो कितनी हो गई? तो यहाँ नॉन जीरो रोज स्टूडेंट्स हो गई हैं, यहाँ पर कितनी हो गई है बच्चों? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी हो गई है? 1। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1, तो हमारा ऑप्शन बी आंसर है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई सीरियस क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ना है। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। ये भी सिविल ब्रांच 2015 का क्वेश्चन है बच्चों। द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आर। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है, या इस तरह के कोई भी क्वेश्चन और आने के चांसेस है। इन्होंने कहा कि कोई एक मैट्रिक है ए, उस मैट्रिक ए लिख लेते हैं अपन 3 माइनस 2 2, 4 माइनस 4 6 एंड 2 माइनस 3 5। अब स्टूडेंट्स इसकी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू हमें निकालना है। अब आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ पर लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यूज हमें चाहिए तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप इसका क्या सॉल्व कर लो बच्चों, यहाँ आप सॉल्व कर लीजिए, आप कर सकते हैं सॉल्व डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमड़ा आई सॉल्व कीजिए ये, और इसकी हेल्प से एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जो भी आने वाली है उसके रूट्स को देखिए, मतलब उसके रूट निकालिए, एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट से आपकी आइगन वैल्यू होगी। पर स्टूडेंट आपको फील नहीं आ रहा कि ये बहुत बड़ा लेंदी सी प्रोसेस हो जाएगी? कर सकते हैं आप, मतलब अगर चाहें तो हम उसका सोल्यूशन इसी तरह से दे सकते हैं। बट आप ऑप्शन देखिए,
ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं दोनों रियल वैल्यूज है, जैसे 1.5, 2.5, 0.5, 2.5, 1 एंड 3 एंड 1 एंड 2। तो मैं आपको एक दूसरा तरीका यहाँ से डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, जिसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं आइगन वैल्यूज। अब वो किस तरह से निकालेंगे जरा देखिएगा, इसमें आपके बेसिक का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं, देखते हैं, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। 3 इंटू कितना होगा बच्चों, -20 प्लस 18 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट कितना हो गया बच्चों, 20 -12 एंड प्लस 2 इंटू ब्रैकेट कितना हो गया, -12 प्लस 8। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आप डिटर्मिनेंट क्यों निकाल रहे हैं। बच्चों मैं निकालता हूं, मैं बताता हूं आपको डिटर्मिनेंट। देखिए 18 -20 मतलब -2 इंटू 3 दैट इज -6, 20 -12 दैट इज 8, 8 इंटू 2 कितना हुआ बच्चों, 16, और 8 -12 दैट इज -4 इंटू 2 दैट इज -8। तो अगर आप देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हो गया 16 प्लस हो गए, और -6 एंड -8 दैट इज 14, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा आ चुका है कितना, 2। अब जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 आ गया तो एक बात आप बहुत ध्यान से समझिए, क्या यहां पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आने वाली है वो 3x3 मैट्रिक की आने वाली है। तो एक बात, जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट से निकालें तो यहां लिखेंगे आप 3 माइनस लैम्बडा, यहां आप लिखेंगे -4 माइनस लैम्बडा, और यहां लिखेंगे 5 माइनस लैम्बडा। मतलब डायगोनल में माइनस लैम्बडा आने वाला है। और अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डायगोनल में, यहां मैं पहले लिख देता हूं, एक बॉक्स बना लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं माइनस लैम्बडा क्यूब, जो मुझे ऑलरेडी पता है। मैं आपको किसी दूसरे तरीके से यहां पर क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब बताइए, अब जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 2, वो स्टूडेंट सबसे आखिरी में यहां +2 लिख दीजिए। अगर -2 आता तो मैं -2 लिख देता। अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे लैम्बडा स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, और मुझे यहां पर लैम्बडा का कोएफिशिएंट चाहिए। देखिए यहां पर मुझे लैम्बडा का कोएफिशिएंट। अब सवाल ये है कि ये लैम्बडा स्क्वायर और लैम्बडा का कोएफिशिएंट मैं लाऊंगा कैसे। अब जरा इसको इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं। अब आप देखिए, अगर हम फैक्टर कर लें, फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइज दी डिटर्मिनेंट वैल्यू, और कितने फैक्टर करते हैं, 3। वाई बिकॉज ऑर्डर इज 3। अगर ऑर्डर यहाँ 4 होता तो 4 फैक्टर, ऑर्डर 2 होता तो 2 फैक्टर। अब आप बताइए 2 एक प्राइम नंबर है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2.1.1। तो जो फैक्टर हो गए वो फैक्टर हो गए 2.1.1, बट इन फैक्टर का सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर कितना है बच्चों, 4, 2 + 3 + 1। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, मैट्रिक के डायगोनल के सम के इक्वल, d1 + d2 + d3। और आप देख लीजिए 5 + 3 8 -4 दैट इज 4। और अगर कभी भी डिटर्मिनेंट के फैक्टर की वैल्यू आइगन मैट्रिक्स के डायगोनल के सम के इक्वल हो जाए तो बस वो ही उसकी आइगन वैल्यूज होती है। देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर क्या होगा बच्चों, 1, 1, 1, 1, 2। अब यहां से देखा जाए तो हमारा आंसर आ गया, क्या लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू 2 हो गया और स्मॉलेस्ट 1 हो गया, तो देयरफॉर आंसर इज बी। बट स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो निकाली ही नहीं और ये निकाल लिया। हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी सही है।
अब आप देखिए यहां पर जो भी डायगोनल है, डायगोनल का जो सम होता है या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो आइगन वैल्यू का जो सम होता है वो होता है यहां इसका कोएफिशिएंट 4 लैम्डा स्क्वायर। और एक और बात, अगर हम यहाँ अल्फा लिख दें, यहाँ बीटा बोल दें और यहाँ गामा कह दें, और अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन का कंसेप्ट याद हो, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो बच्चों अल्फा बीटा कितना हो गया 1, बीटा गामा कितना हो गया 2, और गामा अल्फा कितना हो गया अगेन 2, 2 + 2 4 मीन्स 5। तो स्टूडेंट ये हो गया 5। अब अभी भी एक डाउट है कि यहाँ साइन क्या होंगे। स्टूडेंट डेफिनेटली अगर 2 1 1 इसके इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू सेटिस्फाई द इक्वेशन 1। तो अगर हम यहाँ लेमड़ा की प्लेस पर 1 पुट कर दें तो देखो क्या होगा, -1 का क्यूब 1, ये 1 का स्क्वायर दैट इज 4, यहाँ साइन अभी नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, 5 × 1 दैट इज 5 और +2। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ ऐसे साइन एडजस्ट करना है जिससे क्या हो जाए, जिससे ये 1 पुट करने के बाद क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट इज 0। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ 4, अगर मैं यहाँ प्लस लिख दूँ तो 4 - 1 बच्चों 3 हो जाएगा, और 3 + 2 हो गया 5, और 5 - 5। दैट मीन्स इस इक्वेशन में यहाँ प्लस होना चाहिए और यहाँ माइनस। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमने क्या कर लिया, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना भी सीख लिया, आइगन वैल्यूज भी निकाल लिए, और वो भी विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये एक बेहद अच्छा क्वेश्चन है और आगे भी फ्यूचर में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, ये भी सिविल ब्रांच सेम, कहां से आया हुआ है बच्चों, ये 2015 का ही क्वेश्चन है, और जो इसका ब्रांच है सिविल। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, एक सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। द टू आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक लिख लेते हैं, A = देखिए ध्यान से देखिएगा 2 1 1 P, एक नंबर मिसिंग है, हैव अ रेशियो 3:1 फॉर P = 2। कहने का मतलब ये है कि इसकी कोई 2 आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक, 2 आइगन वैल्यूज होंगे, बट ऑब्वियस है अगर इसका ऑर्डर 2 × 2 है, अगर इसका ऑर्डर 2 × 2 है तो बट ऑब्वियस इसकी आइगन वैल्यू 2 होगी। और फॉर P = 2, मतलब P की वैल्यू 2 है, तब 2 आइगन वैल्यू का रेशियो किसके इक्वल है बच्चों, 3:1 दैट इज 3/1। ये गिवन है, ये कहीं से मैं लाया नहीं। अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने यहां पूछा है व्हाट इज द अनदर वैल्यू ऑफ P, P की कोई और वैल्यू हमें ढूंढना है, फॉर विच द आइगन वैल्यूज, फॉर विच द आइगन वैल्यूज हैव सेम रेशियो दैट इज 3:1। मतलब P की कोई और वैल्यू ढूंढना है जिसमें भी रेशियो क्या हो, सेम हो। तो जरा एक बात बताइए, क्या मैं यहां से λ1 = 3λ2 लिख सकता हूं? और एक बात हम जानते हैं बच्चों, वी नो दैट कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू λ1 .λ2 = होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो 2p - 1, और एक इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं, और आइगन वैल्यू का सम स्टूडेंट्स वो होता है किसी भी मैट्रिक के डायगोनल के सम के इक्वल। सिंपल। अब अगर मैं यहां पर लिखूं कि सर फ्रॉम 1 and 3, अब अगर मैं 1 से वैल्यू उठाऊं λ1 की दैट इज 3λ2, और अगर इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दूं
तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 3 लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 2 इक्वल टू 2 प्लस पी। ठीक, तो ये हो गया बच्चों 4 लैम्बडा 2 इक्वल टू पी प्लस 2। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ लैम्बडा 2 मेरे पास क्या हो गई, p प्लस 2 अपॉन 4। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब जो भी ये एक इक्वेशन आई है, सिमिलरली अगर मैं यहां पर लिख दूं सर फ्रॉम 1 एंड 2, और सेम द वैल्यू ऑफ लैम्बडा 1 अगर हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें मिलेगा 3 लैम्बडा 2 डॉट लैम्बडा 2, 3 लैम्बडा 2 डॉट लैम्बडा 2 इक्वल टू 2p माइनस 1। तो क्या मिला, लैम्बडा 2 स्क्वायर इक्वल टू 2p माइनस 1 अपॉन 3। और अब आप जानते हैं कि अगर हम इक्वेशन नंबर 4 से लैम्बडा 2 का वैल्यू यहां पुट कर दे तो हमें क्या मिला, p प्लस 2 अपॉन 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 2p माइनस 1 अपॉन 3। वैसे 3 इधर नहीं भी लाते तो चल जाता, इधर ही रहने देते। चलिए देखते हैं, p प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 2p माइनस 1 अपॉन 3। अब 3 को इधर ले आते हैं और इसका होल स्क्वायर खोल लें, p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 इक्वल टू 16 इंटू 2p माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो रहा है फाइनल, 3p स्क्वायर प्लस 12p प्लस 12 इक्वल टू 32p माइनस 16। तो 3p स्क्वायर 12p और 32p बच्चों इधर लाओगे तो कितना हो गया, माइनस 20p, और ये माइनस 16 लेफ्ट हैंड साइड में आने वाला है, तो ये हो गया प्लस 28 और इक्वल टू 0। तो क्या ये p के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और अगर आप इसके यहां पर फैक्टर करते हो तो फैक्टर मिलेंगे 2,14/3। तो अब आप एक बात बताइए, हमने जो बेसिक लिया वो बेसिक लिया कि लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 3:1 के रेशो में है, और वो 3:1 के रेशो से एक लैम्बडा 1 की वैल्यू उठा ली, और स्टैंडर्ड जो भी हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है सम और प्रोडक्ट की, वहां पुट करने के बाद एक इक्वेशन जनरेट कर ली, वहीं से p की कोई और वैल्यू भी आ गई, दैट इज 2 and 14/3। और बच्चों 2 के लिए तो हम मेहनत कर ही रहे हैं इतनी देर से, देखिए इन्होंने बोला हुआ है, ये देखिए 2 के लिए, और जो दूसरा वैल्यू आया है वो आया है 14/3। देयरफॉर आंसर इज 14/3। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर किसी को भी यहाँ डाउट आता है तो वो अपने यहाँ मैसेज सेक्शन में अपना मैसेज एक ड्रॉप कर दे, तो मैं थोड़ा बहुत उसको उसके बारे में बता पाऊंगा। आई थिंक नहीं आना चाहिए बच्चों डाउट। चलिए 2015 का ही सिविल का एक और क्वेश्चन करते हैं। जरा यहाँ देखिए, लिमिट का क्वेश्चन है और लिमिट गिवन है x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1 अपॉन x, मॉड में दिया है, मतलब ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, और होल टू द पावर 2x। मैंने स्टूडेंट्स अपने सभी लेक्चरों में मैं यूजुअली कहता हूं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1 अपॉन x होल टू द पावर 2x, डायरेक्टली कभी भी सॉल्व मत करो। सबसे पहले लिमिट का कोई भी क्वेश्चन का रूल होता है कि वो लिमिट आप यहां पर लगा दो। अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे x की प्लेस पे तो 1 अपॉन इंफिनिटी होगा बच्चों, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 0 + 1 दैट इज 1, और पावर में लगाया तो ये इंफिनिटी। तो सबसे पहले हमें क्या पता लगाना है, कि हमें पता लगाना है फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। और अब अगर हम यहां बात करें कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, तो ये बच्चों हमें क्या हेल्प करता है, हमें ये बताता है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगा पाए। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, वी नो दैट लिमिट
x टेंड्स टू a, बच्चों में a लिख रहा हूं, a की प्लेस पे जैसे इस क्वेश्चन में इंफिनिटी है, किसी क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। यहां मैं लिख रहा हूं f ऑफ x, पावर हो गया g ऑफ x। अब ये फॉर्मूला सिर्फ कब लगेगा बच्चों? आफ्टर अप्लाइंग लिमिट, इफ यू गॉट 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, तो ही ये फॉर्मूला लगा सकते हो। और वो फॉर्मूला क्या है? e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, g ऑफ x आगे ले आइए और ब्रैकेट में f ऑफ x -1 लिख दीजिए। चलिए फॉर्मूला लगा के देखते हैं। बताइए, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, IIT कानपुर का क्वेश्चन है बच्चों, g ऑफ x मतलब 2x इंटू ब्रैकेट f ऑफ x 1 + 1 अपॉन x एंड -1। दिख रहा है 1 1 कैंसिल है। अगर आप एक स्टेप और आगे लेकर जाएं इस क्वेश्चन को कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x डॉट 1 अपॉन x, और देख रहे हैं x कैंसिल है, अब लिमिट लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ये हो गया आपका डी ऑप्शन इज योर आंसर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 15 के क्वेश्चन चला रहे हैं सिविल ब्रांच में, और आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखिए। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फील्ड, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फील्ड u ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू x² - 3yz। ये कोई u गिवन है, चलो मैं लिख लेता हूं u इक्वल टू x² - 3yz इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन दिया हुआ है, मैं यहां लिख लेता हूं डायरेक्शन a वेक्टर इक्वल टू i प्लस j माइनस 2 एट पॉइंट, दिस इज द पॉइंट P मान लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और अगर हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव बच्चों निकालना है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का सबसे पहला हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी नो दैट अगर स्टूडेंट्स आपसे कोई सिर्फ डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछता तो ये फॉर्मूला होता, ये सिर्फ डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछता। बट यहां डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी डायरेक्शन में भी पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहां क्या लगा दिया? डॉट ए कैप। तो अगर हम यहां से ए कैप का वैल्यू निकालें तो बच्चों आई होप आपको पता होगा यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। i प्लस जे माइनस 2k अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो देयरफॉर ए कैप वैल्यू हो गया i प्लस जे माइनस 2k अपॉन अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 6। अब स्टूडेंट अगर हम यहां से ग्रेड u निकालना चाहें तो बच्चों ग्रेड u क्या होता है? नेबुला u। ओके, और नेबुला क्या है? एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो i डेल बाय डेल x प्लस j डेल बाय डेल y प्लस k डेल बाय डेल z, और u का वैल्यू बच्चों क्या है? x² माइनस 3yz। अब इस पूरे फंक्शन का मल्टीप्लाई यहां भी होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। तो बच्चों जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा? x के रेस्पेक्ट में। प्लस जब आप j के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट फंक्शन यहां क्या हो जाएगा? यहां डिफरेंशिएट हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। तो x² का 0 y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का 1, दैट इज माइनस 3z। सिमिलरली जब इस कंप्लीट फंक्शन का मल्टीप्लाई यहां होगा तो आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू z, देयरफॉर ये 0 और ये कितना हो गया? विथ रेस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो बच्चों ये बचा माइनस 3y। अब अगर हम ये दोनों वैल्यू हम पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन ए, तो हमें मिल जाएगा du बाई डी एस इक्वल टू ए कैप। बच्चों ए कैप क्या हुआ? i प्लस जे
-2k अपॉन √6 डॉट कितना हुआ 2xi माइनस 3zj माइनस 3yk। तो बच्चों du बाय ds का वैल्यू, अब वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ये तो आसान है। i डॉट i दैट इज 1 2x, j डॉट j दैट इज 1, k डॉट k 1, बट ये -2 है और ये -3 है, तो ये हो गया +6y अपॉन √6। लास्ट स्टेप, कौन सा पॉइंट पे लेके जाना है बच्चों, इवेल्युएट कौन से पॉइंट पे करना है, 2 - 1 4। तो देयरफॉर du बाय ds इक्वल टू x का वैल्यू 2, 2 × 2 4, वैल्यू ऑफ z 4, 4 3 12 और 6 1 6 अपॉन √6। तो बताइए कितना हो गया, 4 -6 -12 दैट इज -8, मतलब -14 बाय √6 इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा बहुत मेजर क्वेश्चन नहीं आया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, ये भी एक वेक्टर का ही क्वेश्चन लग रहा है, देख सकते हो आप। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ इक्वल टू 5xzi, चलिए मैं लिख देता हूं, एफ इक्वल टू 5xzi प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2yj प्लस x स्क्वायर zk अलोंग द पाथ 0 0 0, मतलब ये वो पाथ है 0 0 0 से 2 1 1 1। पैरामेट्राइज्ड बाय, मतलब ये कोई कर्व है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर कर्व पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का लाइन इंटीग्रल आपको इवैल्यूएट करना है। स्टूडेंट्स, कभी भी अगर लाइन इंटीग्रल का कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले dxi ये लिख लो, ये किसका वैल्यू हो गया बच्चों, dr का। ये कहां से लेकर आए, क्योंकि हम जानते हैं कि r वेक्टर क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk। अब ये क्वेश्चन अभी मैं शुरू नहीं कर रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है अभी, तो सिर्फ हम इसका लाइन इंटीग्रल का नोटिफिकेशन लिख रहे हैं, f डॉट dr। बताइए 5xzi प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2y इंटू जे प्लस एक्स स्क्वायर जेड के डॉट डॉट में क्या होगा बच्चों, dxi प्लस dyj प्लस dzk। स्टूडेंट अभी तक सॉल्यूशन शुरू नहीं हुआ है। अब जब आप इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो i डॉट i दैट इज 5xz dx, ठीक, j डॉट j दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2y dy प्लस एक्स स्क्वायर z dz। अब स्टूडेंट यहां पर मैं वेक्टर में बहुत बार मैंने कहा है, अभी भी यहां पर कह रहा हूं कि वेक्टर के किसी भी क्वेश्चन में या वेक्टर टॉपिक को आप जब भी अच्छे से कर पाएंगे जब आपके इंटीग्रेशन के कंसेप्ट बड़े क्लियर हो। जैसे मैं एक छोटा सा कंसेप्ट यहां डिफाइन करता हूं, आप बताइए ये पहला छोटा सा इंटीग्रेशन है, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन का रूल ये है कि whenever you want to integrate with respect to x, then the function of integration also in the form of x, मतलब ये जो x z है इसमें से आपको z को किस में बदलना होगा, x में। यहां y के रेस्पेक्ट में करना है तो पूरी इस कंप्लीट फंक्शन को 3x स्क्वायर में ये जो x स्क्वायर है इसको y में बदलो, यहां z के रेस्पेक्ट में करना है तो इस x स्क्वायर को फिर z में बदलो। अब अगर कोई पूछे कि ये कैसे बदलते हैं तो इसका एक ही जवाब है, वो है कि गिवन कंडीशन से। देखिए गिवन कंडीशन कुछ दिया हुआ है, पैरामेट्राइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामेट्राइज्ड? एक्चुअली ये पॉइंट नहीं है बच्चों, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। कैसी, ये देखिए
पैरामेट्रिक इक्वेशन है और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है, जरा देखिए x इक्वल टू टी, क्योंकि देखो x की प्लेस पे ही है ये, कॉमा y इक्वल टू टी स्क्वायर एंड z इक्वल टू टी। तो यहां से dx का वैल्यू बच्चों क्या हो गया dt, dy का वैल्यू क्या हो गया 2t dt, dz का वैल्यू क्या हो गया dt। तो बच्चों अभी अपन वापस यहां आएंगे, बट फिलहाल के लिए अगर मैं इसको देखूं तो आप जरा देखिए 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज t एंड z इज t। तो क्या मैं लिख सकता हूं 5t स्क्वायर, और जो dx का वैल्यू है वो dt है, प्लस 3x स्क्वायर, x का वैल्यू t दैट इज t स्क्वायर, प्लस 2y, y का वैल्यू अगेन t स्क्वायर, और dy का वैल्यू बच्चों है 2t dt, प्लस x स्क्वायर, तो x का वैल्यू बच्चों क्या है t दैट इज t स्क्वायर, वैल्यू ऑफ z इज t, तो डॉट t लिख देता हूं मैं, और dz का वैल्यू dt। और आप अगर आपने पूरे फंक्शन को t में बदल लिया है, एक्स वाई जेड से टी में बदला है, तो आपको लिमिट भी बदलना पड़ेगी। तो यहां पर लिमिट चेंज करते हैं, बताइए एक्स का लोअर लिमिट 0 है, कहां से मुझे पता चल रहा है, ये देखिए एक्स का लोअर पॉइंट 0 है, तो टी का वैल्यू भी क्या हो गया 0, और एक्स का अपर पॉइंट 1 है, ये देखिए 1 है, तो टी का पॉइंट भी 1 हो गया। अब यहां ऐसा मत सोचिएगा कि सर दूसरा सब्स्टिट्यूशन से भी लिमिट बदलना है, कंप्लीट एक्स वाई जेड वेरिएबल को आपने टी में बदल दिया बाय यूजिंग दिस गिवन कंडीशन, सो दैट व्हेनेवर यू चेंज द लिमिट, तो लिमिट किसी भी एक सब्स्टिट्यूशन से लोगे तो भी वही आने वाली है जो सारे सब्स्टिट्यूशन को लेकर आएगी। तो अब लिमिट हो गया 0 to 1, ये देखिए 5t स्क्वायर, बच्चों ये dt यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो मैंने यहां से dt को बाहर ले लिया। अब देखिए 5t स्क्वायर तो यहां बचा, ये कितना हो गया 3 + 2 5t स्क्वायर, और बाहर 2t है, तो बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 10t क्यूब, और प्लस टी स्क्वायर डॉट टी दैट इज टी क्यूब। तो स्टूडेंट क्या हुआ 0 to 1 5t स्क्वायर प्लस 11t क्यूब और dt। तो बस बच्चों बचा क्या है इंटीग्रेशन, तो आपको आता ही है, तो 11t टू दी पावर 4/4 लिमिट हो गई 0 to 1, तो आंसर इज 5/3 प्लस 11/4, अपर लिमिट 1 लगाओगे तो यही आना, लोअर लिमिट में कहानी क्या हो जाएगी बच्चों 0। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर होना चाहिए, ये कितना हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया 20 + 33, तो बच्चों ये हो गया 53/12 दैट इज 4.17 इज अवर आंसर। तो स्टूडेंट्स ऐसा कोई बहुत मेजर डील नहीं कर रहे हो, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है यहाँ पर इन क्वेश्चंस में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए ये भी कहाँ आया हुआ है, सिविल ब्रांच 2015, सेम IIT कानपुर का पेपर को क्वेश्चन है, और हमने इसकी शुरुआत ही कहाँ से की है, IIT कानपुर के पेपर से, क्योंकि 2023 में बच्चों आपको IIT कानपुर का ही पेपर आने वाला है। स्टूडेंट्स अगर आपने MCQ का यूट्यूब चैनल या इंस्टा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे, और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल एटलीस्ट 10 ईयर PYQs ऑफ गेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, धीरे धीरे पोस्ट होते जाएंगे, आप अपडेट करते जाइएगा। चलिए बच्चों कुछ देखते हैं, इन्होंने बोला है I का वैल्यू है √-1 देन द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। चलिए पहले इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या हुआ 0 to π/2 cos x plus I sin x होल अपॉन cos x माइनस I sin x। सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए दिया है, नहीं तो ये क्वेश्चन दो कोई बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ लोग तो इसको ओरल भी कर लेते हैं। कैसे, मैं यहाँ कुछ बताता हूँ। वी नो दैट, हम जानते हैं कि e टू दी पावर I थीटा का वैल्यू होता है
cos थीटा प्लस I sin थीटा। सिमिलरली e टू द पावर माइनस आई थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो अगर हम ये कंसेप्ट किस पर लगा दें, हमारे इस इंटीग्रेशन पे, तो देखिए आपको क्या मिला, 0 to π/2 cos x प्लस आई साइन एक्स। स्टूडेंट्स, क्या मैं e टू द पावर आई एक्स लिख सकता हूँ? थीटा की प्लेस पे x है, और डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूं e टू दी पावर माइनस आई एक्स। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये कितना हुआ, 0 to π/2। और अगर आप डिनोमिनेटर वाले एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई एक्स को न्यूमरेटर में ले आएंगे तो क्या मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं? और अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो e टू दी पावर i2x अपॉन 2i, और लिमिट हो गया 0 to π/2। मत डरना कि सर इसको वापस कन्वर्ट करें, क्या कर लेंगे बाद में, देख लेंगे। अब देखिए 1/2i बाहर, अपर लिमिट लगाएं। इफ वी अप्लाई अपर लिमिट दैट इज π/2 ओवर हियर, देन व्हाट वी आर गेटिंग, e टू द पावर i पाई, 2 कैंसिल, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो e टू द पावर 0 होता है 1। और अगर हम यहाँ इसको इसी डी मॉर्विस थ्योरम से खोल दें, एक्सपांड कर दें, तो e टू द पावर i पाई हो गया cos पाई प्लस i साइन पाई माइनस 1। और बच्चों एक सेकेंड, मुझसे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ बच्चों, यहाँ पे i है, ये देखिए यहाँ पर i, तो 1/2i cos पाई का वैल्यू -1, साइन पाई का वैल्यू 0, ये -1। तो हमें क्या मिला, -2/2i दैट इज -1/i। क्या मैं यहाँ i का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो डिनोमिनेटर में i स्क्वायर हो गया दैट इज -1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सोल्यूशन हो गया i, दैट इज ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स ऐसा कोई स्पेशल अभी तक हमने कुछ नहीं किया, और आप देख पा रहे होंगे 2015 के सारे आए हुए गेट के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और आप ऑब्जर्व कीजिए कि टिल नाउ ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेसिक वाला क्वेश्चन नहीं आया। ये एक क्वेश्चन मुझे लगा कि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बना दिया, बहुत लेंदी। सर आप ध्यान से देखिए, इसको रिकॉग्नाइज करने का इशू है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसीडर द following differential equation, x into bracket y dx plus x dy cos y upon x, ओके, और इक्वल टू कितना है बच्चों, y into bracket x dy माइनस y dx sin y by x, और इनका कोई सोल्यूशन निकालना है। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो कॉस में और जो साइन में जो भी टर्म है, यहाँ पे जो कॉस और साइन में जो टर्म चल रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसकी डिग्री सेम है। देखो y की डिग्री 1 है और x की डिग्री भी क्या है, 1। और यही पॉइंट शायद आप लोगों को ये समझने में हेल्प करेगा एग्जाम में। देखिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ y, एक सेकेंड जस्ट होल्ड फॉर अ वाइल बच्चों, एक सेकेंड, y dx प्लस x dy अपॉन, ध्यान से देखिए, x dy माइनस y dx, ये नीचे ले गए और इसको अब ये cos y बाय एक्स भी इधर आ जाएगा। तो क्या मैं लिख दूं इस x को डिनोमिनेटर में ले आओ इधर, तो y बाय एक्स और साइन y बाय एक्स अपॉन कॉस y बाय एक्स दैट इज tan y बाय एक्स। और स्टूडेंट 12th का एक बेसिक यहाँ पर यूज हो रहा है, और वो 12th का बेसिक यूज ये हो रहा है कि कुछ होमोजीनियस फंक्शन में हम पुट करते थे y इक्वल टू vx। तो बच्चों dy का वैल्यू हो जाएगा v.1 प्लस एक्स डी वी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, vx में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लग गया।
अब अगर आप यहां पुट करें तो वैल्यू ऑफ y कितना हो गया, वी एक्स डी एक्स प्लस एक्स, एक्स एज इट इज, और बच्चों dy का वैल्यू हो गया v प्लस एक्स डी वी होल अपॉन x dy. तो x as it is and the value of dy is v plus x dv minus value of y is vx and dx equal to y by x. y का वैल्यू vx अपॉन x, tan y का वैल्यू vx और अपॉन x. अब अगर हम यहां देखें vx dx प्लस, मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों में ये, तो मल्टीप्लाई अगर हम यहां कर देंगे, एक सेकंड बच्चों, मैंने यहां पे v डॉट वन लिख दिया, x का डिफरेंशिएशन या dx हो जाएगा, तो v dx हुआ बच्चों, ये v dx. चलिए vx dx ये क्या हुआ बच्चों, x v dx प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन, यहां देखिए x का मल्टीप्लाई करें, एक्स वी डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वी माइनस वी एक्स डी एक्स. और स्टूडेंट्स यहां तो कैंसिल ही हो रहा है, तो ये बचेगा v tan v. ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक. अब अगर आप यहां देखें, ये देखिए वी एक्स डी एक्स और वी एक्स डी एक्स, तो ये क्या हुआ, 2x v डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वी होल अपॉन, और अगर आप यहां ऑब्जर्व करें तो क्या ये वी एक्स डी एक्स बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या नीचे, एक्स स्क्वायर डी वी इक्वल टू वी टैन वी. एक्स भी कैंसिल हो जा रहा है, तो 2v डी एक्स प्लस एक्स डी वी अपॉन एक्स डी वी. बच्चों इसको अलग अलग कर दिया है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन मत सोचने लग जाना ज़्यादा. अगर आप यहाँ सेपरेट कर दें तो आपको क्या मिलेगा, 2v अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी वी प्लस एक्स डी वी अपॉन एक्स डी वी दैट इज 1 इक्वल टू वी टेन वी. अब अगर इसको और थोड़ा सा जनरलाइज अगर करना हो, डीवी डीवी कुछ सेपरेट कर देना हो, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसा, 2v अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी वी इक्वल टू वी टेन वी माइनस 1. और क्या ये लिख सकते हैं, 2v अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू वी टेन वी माइनस 1 इंटू डी वी. और लास्ट लाइन हो जाएगी 2 अपॉन एक्स डी एक्स, और इस v को अगर बच्चों आप राइट में नीचे लेकर आओगे तो ये हो जाएगा वी टेन वी अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी डी वी. और बच्चों ये कैंसिल, और अगर ये आ चुका है इतना, तो बचा क्या, ध्यान से देखो, 2 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू 10v माइनस 1 अपॉन वी, और इनटू में क्या चल रहा है, dv. इंटीग्रेट कर दो बच्चों, क्या होगा, 2 log x. अब यहां बच्चा फंस गया, 10v का इंटीग्रेशन क्या होगा सोचो. इतना करने के बाद भी सिर्फ tan v का इंटीग्रेशन हमें रोक देता है. किस चीज के लिए रोक देता है, सोल्यूशन के लिए. चलो मैं लिख देता हूं अभी, log sec v माइनस 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन log v प्लस log c. तो बच्चों क्या मैं इधर log x स्क्वायर लिख दूं, थोड़ा जगह कम पड़ रही है बच्चों, थोड़ा मैनेज करना. log sec v और log c क्या हुआ, log m प्लस log n दैट इज log mn. तो यहां मैंने अप्लाई कर दी एक log की प्रॉपर्टी, तो यह हो गया c log sec v माइनस log v. एक और प्रॉपर्टी लग सकती, log m माइनस log n, c log sec v अपॉन v, और लेफ्ट में क्या चल रहा है बच्चों, log x स्क्वायर.
तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू बच्चों हो गया सी, और क्या लॉग तो कैंसिल, sec, और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू यहां से देखिए v इक्वल टू हो जाएगा y बाय एक्स, तो मैंने यहां लिख दिया y बाय एक्स अपॉन y बाय एक्स। बच्चों अगर आप इस y बाय एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी sec y बाय एक्स। और क्या sec y बाय एक्स को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं और इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स वाई कॉस y बाय एक्स इक्वल टू सी इज द आंसर। बच्चों आंसर तो यहां भी आ चुका था, आंसर ये भी आ चुका था, ये भी आंसर था, बट ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में जो दिया है वहां तक पहुंचना हमारे लिए बेहद जरूरी है बच्चों। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था बच्चों, दैट क्वेश्चन वाज लेंदी। ठीक, चलिए एक और फिर से 2015 का ही क्वेश्चन है, सिविल ब्रांच है, ब्रांच नहीं छोड़ रहा हूं मैं। 2015 का क्वेश्चन, जरा आप अप्रोच देखिए, देखो कैसे घुमाते हैं दो दो चीजें। ये क्वेश्चन पूरी तरह से ये बता रहा है कि एग्जामिनर चाहता है कि आपको उसके बारे में बेसिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा वो पूछ पाए। जरा देखिए क्या दिया हुआ है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बने, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं यहां लिख लेता हूं। ये फंक्शन ऑफ एक्स है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज सॉल्व न्यूमेरिकली स्टार्टिंग विद द इनिशियल गेस दैट इज x0 इक्वल टू 3। इन्होंने एक वैल्यू दे दी है x0 इक्वल टू 3, यहां तक तो कोई बड़ी बात इसने कुछ बोली ही नहीं। द न्यूटन-रॉप्सन मेथड इज अप्लाइड वंस टू गेट अ न्यू एस्टिमेट, यहां तक रुको। यहां पर न्यूटन-रॉप्सन मेथड अप्लाई की गई, तो मैं न्यूटन-रॉप्सन मेथड का फॉर्मूला लिखता हूं, xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन एफ डैश xn। तो आपको दिख रहा है ना यहाँ एफ डैश की रिक्वायरमेंट है, तो यहां हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये बच्चों क्या हो गया 2x माइनस 4। अब अगर आप यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहां पर मैं n इक्वल टू 0 ले लूं। देखो आपने नोटिस किया मैंने क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक पढ़ा है। इन्होंने एक फंक्शन दे दिया, इनिशियल गेस दे दिया, और उन्होंने कहा कि अगली जो अप्रोक्सीमेट न्यू एस्टिमेट है वो न्यूटन-रॉप्सन से निकालिए। तो आप खुद बताइए कि अगर हम यहाँ पर न्यूटन-रॉप्सन से अगला एस्टिमेट निकाल रहे हैं और n इक्वल टू 0 पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा। x1, एक सेकेंड, x1 इक्वल टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश x0। और स्टूडेंट्स क्या आपको दिख रहा है कि x0 की वैल्यू तो 3 है, तो 3 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश x0। एक काम करते हैं ना, एफ डैश x0 में क्यों लिख रहा हूं, यहां पर हम लिख देते हैं एफ ऑफ 3 अपॉन एफ डैश 3। तो यहां से अगर हम एफ ऑफ 3 निकालें, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें, तो कितना हो गया बच्चों 9 माइनस 12 प्लस 4 दैट इज 1, 3 इज 9, 4 इज 12। और एफ डैश 3 निकालें तो 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो देयरफॉर x1 इक्वल टू 3 माइनस 1/2 इक्वल टू 5/2। अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इनिशियल गैस गिवन था, इन्होंने बोला उसका अगला गैस, अगला एस्टिमेट निकालो बाय यूजिंग न्यूटन-रॉप्सन। अब आगे देखिए, देन द सेकंड मेथड, ओहो नाउ अभी आगे बढ़ने के पहले ही वी हैव, मैं यहां लिख देता हूं सेकंड मेथड बच्चों क्या है। सेकंड मेथड का फॉर्मूला था x2 इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 होल अपॉन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0
इंटू एफ ऑफ एक्स, ये आपका देखो, यही तो हुआ इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दो फॉर्मूले स्टूडेंट को याद पूछ लिए, न्यूटन ऑप्शन भी आना चाहिए, सेकंड भी आना चाहिए। करना क्या है, अप्लाइड वंस यूजिंग द इनिशियल गैस, वही इनिशियल गैस जो दिया हुआ है, एंड दिस न्यू एस्टिमेट, मतलब अब अपने को नया एस्टिमेट निकालना है बाय यूजिंग सेकंड मेथड से, जबकि x1 आपका 5/2 है और इनिशियल गैस सेम है। तो अब आप जरा देखिए यहाँ पे क्या हो गया, x2 इक्वल टू x0 दैट इज 3 माइनस x1 दैट इज 5/2, x0 दैट इज अगेन 3, f ऑफ x1, ओ हो, तो यहां से मैं f ऑफ 5/2 निकाल लेता हूं, यहां लिख देता हूं मैं f ऑफ 5/2, क्योंकि मेरे पास है नहीं, और f ऑफ x0 दैट इज f ऑफ 3, और इनटू अगेन f ऑफ x0 मतलब f ऑफ 3। तो बच्चों f ऑफ 5/2 कितना होगा, ये देखिए यहां रखो, 25/4 माइनस 4 इंटू 5/2 और प्लस 4। स्टूडेंट सॉल्व कर लेना, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो 1/4 इसका आंसर है, वैल्यू है। तो x2 इक्वल टू 3 माइनस, अब 5/2 माइनस 3, ये 3 2 सा 6 हो गया, तो मतलब 5 माइनस 6 मतलब -1/2 अपॉन f ऑफ 5/2 दैट इज 1/4 माइनस 1, और f ऑफ x0 वो बच्चों क्या था 1, ये रहा f ऑफ x0, ठीक। तो यहां से मेरा जो x2 का वैल्यू हो गया वो आ गया 7/3, और सेकंड के द्वारा जो एस्टिमेट पूछा गया है वो यही है। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बोला गया, एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, इनिशियल गैस x0 इक्वल टू 3 लेना है, और यूज करना है न्यूटन रैप्सन मेथड। यहां से आपको ये न्यू एस्टिमेट मिलेगा, ये न्यू एस्टिमेट की वैल्यू होगी x1। अब ये x1 और इनिशियल वैल्यू x0 लेकर आपको सेकंड मेथड अप्लाई करना है, और सेकंड मेथड को यूज करते हुए उसका पहला एस्टिमेटेड न्यू एस्टिमेट वैल्यू यहां पर चाहिए, और वो वैल्यू है 7/3, जो यहां पे फाइनल आंसर कहलाएगा। आई होप गाइज अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दो चीजों को इन्होंने मिक्स कर लिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जरा आप यहां देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। फॉर अ स्टेप साइज h इक्वल टू 0.4, नोटिस करना है स्टेप साइज 0.4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल, ये कोई इंटीग्रल है, यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो अब एक काम करते हैं, हम फॉर्मूला लिखते हैं, इसको ऐसा नहीं सॉल्व करना बच्चों, कभी भी इसको ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं देखना, इसको देखते हैं फॉर्मूले से। वी नो दैट फॉर्मूला इज x0 टू xn y dx इक्वल टू h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 इंटू y1, 4 के साथ ऑड टर्म y3 एंड सो ऑन, और 2 के साथ इवन टर्म है y2 y4 एंड सो ऑन। अब कोई भी सिम्पसन्स 1/3 रूल का अगर कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें चाहिए n का वैल्यू। अब आप देखिए x0 का वैल्यू देखो, जो आपका लोअर लिमिट है, जो आपका लोअर लिमिट है वो x0 कहलाता है। तो यहां पर जो x0 की वैल्यू है वो x0 की वैल्यू है 0, और xn की वैल्यू है 0.8, जबकि n मुझे पता ही नहीं है। तो यहां देखिए हम जानते हैं कि NH इक्वल टू होता है b माइनस ए, तो n का वैल्यू चाहिए, तो b माइनस ए, b क्या है, ये रहा b अपर लिमिट, ये बच्चों a होता है और ये b होता है। यहां पे मैंने यही x0 ही a है और xn बच्चों b है, तो b माइनस ए 0.8 माइनस 0 अपॉन h, h इज 0.4। आई थॉट
h इज 0.4। देखिए कोई गलती तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके 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 ओके, यहाँ पर एन एच, तो एन एच का वैल्यू, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है ठीक है। तो एन का वैल्यू हमारा हो गया 0.2। जस्ट एक सेकेंड, देखिए 4 2 ज़ार 8, दैट इज 0.2। तो अगर x0 की वैल्यू 0 है तो स्टूडेंट्स x1 का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप क्या करें, x0 जो भी इनिशियल वैल्यू है उसमें h ऐड कर दें। तो x0 की वैल्यू कितना है 0 और h कितना है 0.4, तो ये कितना हो गया 0.4। और x2 कितना हो गया बच्चों, x1 प्लस h हो गया। तो x1 प्लस h, तो x1 का वैल्यू कितना हो गया 0.4, h हो गया 0.4, दैट इज 0.8। बच्चों n का वैल्यू, वही कंफ्यूजन मेरा यही था यहाँ पर, n का जो वैल्यू है यहाँ से मत निकालिए आप, यहाँ से जो भी आपकी इनिशियल गैस वैल्यू है वो इनिशियल गैस वैल्यू को आप यूज करते जाइए। ये देखिए, यहाँ देखिए एक फॉर्मूला होता है xn इक्वल टू x0 प्लस एन एच, यहां से आ जाता है वैल्यू, ये ज्यादा सही है। वैल्यू n की 2 ही आएगी बच्चों, 0 1 और 2। देखो मैं बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं यहां पर n का वैल्यू 1 लिखूं तो बच्चों क्या आएगा x0 प्लस एच। बच्चों अगर मैं n का वैल्यू 2 रख दूं तो क्या आएगा x0 प्लस 2h। अब आप देखिए 0 प्लस h का वैल्यू 0.4, दैट इज 0.4। ये 0 प्लस 2 इंटू 0.4, दैट इज 0.8। चलिए अब अगर मैं फॉर्मूले पर जाऊं, यहां पर इक्वेशन नंबर ए पर चला जाऊं, जैसे मैं यहां चला जाता हूं फ्रॉम इक्वेशन, एक सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन ए, ध्यान से देखिए 0 टू 0.8, कोई फंक्शन, इतना बड़ा फंक्शन लिख नहीं रहा हूं बच्चों में, फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, h बाई 3 दैट इज 0.4/3, ठीक, y 0। अब n की वैल्यू कैसे मिल गई बच्चों 2, देखो 0, ये 1 और ये 2, अपर लिमिट ये 0.8 है, दैट इज 2 प्लस 4 इंटू ऑड टर्म, ऑड क्या है y0 और y2 के बीच में ऑड कितना है y1, और यहां तो कुछ है ही नहीं। तो मतलब अगर मुझे किसकी वैल्यू मिल जाए, मुझे मिल जाए y0 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, और मैं यहां पुट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मेरा y का वैल्यू कितना है बच्चों, y इक्वल टू 0.2 प्लस 25x प्लस 675x क्यूब माइनस 900x टू द पावर 4 प्लस 400x टू द पावर 5। स्टूडेंट्स ये मैंने इसीलिए एफ ऑफ, इतना बड़ा था इसलिए एफ ऑफ एक्स ये ले लिया। अब अगर मुझे y0 चाहिए तो बताओ x0 की वैल्यू कितनी है बच्चों, x0 की वैल्यू तो 0 है, तो y0 की वैल्यू, x0 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो सब 0 हो जाएगा, y0 का वैल्यू हो गया 0.2। सिमिलरली अगर आपको y1 का वैल्यू चाहिए तो x1 का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, x1 इज 0.4। बच्चों ये आपको रखना है, मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया है, इसका सोल्यूशन आ रहा है 2.456। सिमिलरली जब आप y2 की वैल्यू निकालेंगे तो आप x2 की ये वाली वैल्यू दैट इज 0.8 यहां पुट करेंगे, देन यू विल गेट y2 वैल्यू इज 0.232। तो अब इसको कहां रखना है 1 में, तो 0.4/3 y0 दैट इज 0.2 प्लस y2 दैट इज 0.232 प्लस 4 इंटू ब्रैकेट दैट इज y1 2.456। तो आंसर ही कैलकुलेटेड है बच्चों, ये आपको करना पड़ेगा, ये हो गया आपका आंसर।
तो गाइस आप देखिए इन्होंने क्या छुपाया, इन्होंने h का वैल्यू दे दिया। वो जो इनिशियल कंफ्यूजन हुआ था वो मत कीजिएगा, h का वैल्यू। तो आपको क्या करना है, आपका जो लोअर लिमिट है जो x0 है उसमें h ऐड कर दो तो x1 आ जाएगा, x1 में h ऐड कर दो तो x2 आ जाएगा, x2 में h ऐड कर दो तो x3 आ जाएगा। बट आपको कहां तक जाना है, जब तक आपको गिवन अपर लिमिट तक ना पहुंच जाओ। तो हमारा x2 0.8 आया, यही अपर लिमिट थी, हम रुक गए, हमने इसके आगे x3 या x4 नहीं निकाला। ओके बच्चों, तो गाइस मजा आया होगा आपको। चलिए एक दो क्वेश्चन और बचे हैं तो 2015 हमारा खत्म हो जाएगा। जरा देखिए क्या हो रहा है। 4 cards are randomly selected. 4 cards are randomly selected from the pack of 52 cards. मतलब यहां पे क्या हुआ बच्चों, यहां पर हमने सेलेक्ट किए 4 कार्ड्स। 4 कार्ड्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं पैक ऑफ 52 कार्ड में। इफ द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, कंडीशन दी हुई है, अगर शुरुआती 2 कार्ड क्या है, किंग है, what is the probability that the third card is king? तो कहने का मतलब ये है, इसका सोल्यूशन बहुत थ्योरेटिकल सोल्यूशन है। आप ये बताइए, इफ आप सोचो, इफ 2 कार्ड्स आर, गिनिएगा, कुछ है नहीं लिखने को, कार्ड्स आर, इनफैक्ट एक काम करते हैं, if 2 selected कार्ड, जो सेलेक्ट किए गए कार्ड्स हैं, कार्ड्स आर किंग, अगर 2 कार्ड सेलेक्ट किए गए आउट ऑफ 52, देन आप सोचिए कि अगर आउट ऑफ 52 आपने 2 कार्ड सेलेक्ट कर लिए तो देन रिमेनिंग कार्ड्स आर 50, है ना। 52 में से 2 कार्ड सेलेक्ट कर लिए गए और वो दोनों किंग है ना। तो क्या क्या बोलेंगे, 2 किंग्स आर रिमेनिंग, 2 किंग्स आर रिमेनिंग। अब 50 कार्ड में कितने किंग्स बचे हैं बच्चों, 2। और आपको क्या बताना है कि जो तीसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी है वो किंग होना चाहिए। तो आप बताइए, आपका फेवरेबल केस हो गया 2C1। वाई? बिकॉज 2 किंग्स आर रिमेनिंग एंड द टोटल नंबर ऑफ वेज बच्चों क्या हो गए, 50C1, दैट इज 2/50। यही आंसर है, यही होता है ना बच्चों। डिनोमिनेटर में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वेज, न्यूमरेटर में क्या होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज। 52 कार्ड का पैक था, एग्जामिनर ने गिवन दे दिया कि आउट ऑफ 52 2 कार्ड तो ये निकाल ही चुका है। अब ये 2 कार्ड निकाल चुका है तो बचा क्या, 2 कार्ड बचे और टोटल कार्ड बचे 50। हमें चाहिए 1 कार्ड, तो 2 में से 1 सेलेक्ट कर लो या 50 में से 1 सेलेक्ट कर लो। ये टोटल वेज हो गए बच्चों। और ये क्या हुआ बच्चों, फेवरेबल वेज। गाइस मजा तो आ रहा होगा आपको, आप बिल्कुल अपना फीडबैक दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको पीएमएफ भी बोलते हैं, ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। ये कुछ गिवन है तो हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ एक्स। अब आप सोचो कि सबसे पहले हम ये देखें कि गिवन क्या है। ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू 0 गिवन है और 1 गिवन है। ये देखिए x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। 0 पर जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन px की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, q, और 1 पर वैल्यू है 1 माइनस q। और हम जानते हैं, वी नो दैट, हम यहां पर जानते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स बच्चों होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर।
अब अगर आप लोग ये निकाल पाए तो बस क्वेश्चन खत्म है। और देखो कितना आसान है, मैं आपको बता देता हूं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बच्चों क्या हुआ, समेशन ऑफ एक्स आई पी ऑफ एक्स आई। दैट मीन्स ये क्या हुआ, x0 p0 x1 p1। अब अगर x0 p0 मतलब मैं क्या कर रहा हूं यहां, मैं इसका समेशन, मैं यहां ये समेशन i इक्वल टू, एक सेकेंड बच्चों, समेशन कहां से कहां तक, समेशन में कंफ्यूज मत होना, i इक्वल टू 0 टू n तक जा रहा है। तो मैंने 0 रखूंगा तो x0 p0 x1 p1। अब यहां से देखिए ये क्या हुआ, 0 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू 1 माइनस क्यू। ये क्या निकाल लिया बच्चों, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या हो गया, 1 माइनस क्यू। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर अपन निकालें तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी ऑफ एक्स आई। तो इसका स्क्वायर मतलब क्या मैं लिख दूं, x0 स्क्वायर पी ऑफ x0 प्लस x1 स्क्वायर पी ऑफ x1। तो x0 स्क्वायर 0 का स्क्वायर इंटू क्यू प्लस x1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू क्यू। आंसर सेम है बच्चों, 1 माइनस क्यू। और अगर ये दोनों वैल्यू हम कहां पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें मिल जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस क्यू होल स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड 1 माइनस क्यू है बच्चों, मेरे से एक गलती हो गई, यहां पे 1 माइनस क्यू है, ठीक। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर यहां होगा बच्चों, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब जरा आप क्वेश्चन पे जाइए, देखो क्यू का वैल्यू क्या गिवन है, क्यू इक्वल टू 0.4। तो 1 माइनस क्यू बच्चों कितना हो गया, 0.6। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 0.6 माइनस 0.6 होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हुआ 0.24। दिस इज अवर आंसर। तो स्टूडेंट्स, हमने आज जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन किया सिविल इंजीनियरिंग का 2015 का कंप्लीट पीवाईक्यू जितने भी आए। और आप देख सकते हैं कितने बच्चों कितने क्वेश्चन आए हैं, 13 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का है बच्चों। आप समझ रहे हैं आईआईटी कानपुर मैथ्स को कितना वेटेज देता है, 13 क्वेश्चंस। मतलब मैंने इसके मार्क्स नहीं लिखे हैं, बट आप ये मान के चलिए कि कंप्लीट 15 क्वेश्चन का ये इन्होंने पूछा है। तो बच्चों, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से हर ईयर वाइज आपको मैं यहाँ पर एमसीक्यू आपको यहाँ प्रोवाइड करता रहेगा। कंप्लीट पीवाईक्यू सिविल 2015 हो चुका है बच्चों, इसके बाद मैं मैकेनिकल 2015 लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यूट्यूब चैनल लाइक करें, इंस्टा पे आप फॉलो करें, एज वेल एज एमसीक्यू इंजीनियर्स ऐप डाउनलोड करें, सो दैट यू कैन गेट ऑल नोटिफिकेशन इन योर मोबाइल। ओके बच्चों, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।